तो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, घर पे हैं। घर पे ही रहिए, बाहर मत निकलिए अभी फ़िलहाल। तो एक्चुअली बहुत दिन से कुछ बच्चे हैं मुझे बार बार मैसेज कर रहे थे कि सर सिलेबस चेंज हुआ है, सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी किया है, आप बता नहीं रहे हैं सिलेबस आखिर क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। कन्फ्यूज़न हो रहा है सबको। तो एक वीडियो हम सोचा कि उसके लिए भी बना ही दिया जाए। देखते हैं सीबीएसई ने आप लोगों के साथ क्या खेला खेला है। तो देखिए, सिलेबस का कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिज़िक्स की हम बात करें तो बहुत ही दिमाग लगा करके उसको 30% हटाया गया है। दिमाग क्यों लगाया गया, हम समझा दे रहे हैं। जैसे उन चीज़ों को हटाया गया है जिन चीज़ों को अगर आप ना पढ़ें तो भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नॉलेज पर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाते हैं। ये एग्जांपल दोनों को समझ में आ जाएगा, 11th वालों को भी और 12th वालों को भी। अभी एक 10th में चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 3, जिसमें आपने फैराडेज लॉ पढ़ा था, जिसमें मैग्नेटिज्म था, फैराडे के लॉ थे, वो सारी चीज़ें थी। और उसके बाद उसी चैप्टर में लास्ट में क्या था, तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर कैसा काम करता है, उस चीज़ के बारे में बताया हुआ था वहाँ पर। ठीक है, अब ज़रा सोचिए कि उस पूरे चैप्टर को आपने पढ़ लिया और लास्ट में अगर आप मोटर और जनरेटर नहीं पढ़ा तो उस चैप्टर के नॉलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि वो सिर्फ एप्लीकेशन था। आप फैराडेज लॉ जो मेन पॉइंट था उस चैप्टर का वो पढ़ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया उस चैप्टर में। तो अगर आप मोटर को और जनरेटर को ना भी पढ़ें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने जाएगा। आपको जितने नॉलेज लेना था वो आपने ले लिया उस चैप्टर में। सेम वही काम किया है 11th और 12th में सीबीएसई वालों ने। अच्छा, ये जो सिलेबस आया है वो सिर्फ सीबीएसई वालों का ही आया है। बिहार बोर्ड का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियली, लेकिन बिहार बोर्ड वालों को बस इतना हम बता दें कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि लगभग सिलेबस जो सीबीएसई ने चेंज किया है उतना ही बिहार बोर्ड भी चेंज करेगा। ठीक है, 95% 99% चांस है कि बिहार बोर्ड का भी सिलेबस जो आएगा वो यही आएगा। ठीक है, तो पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे 11th वालों के लिए कि 11th में क्या क्या आप लोगों को छोड़ना है। याद रखिएगा, ये जो चीज़ें मैं बताऊंगा अभी, उन चीज़ों को आपको छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है। अब देखिए, सिलेबस समझाने की बात जो हुई, तो आप सिलेबस पहले भी नहीं समझा है। ठीक है, आप 10th पास किया है, 11th में आए हैं, तो 11th में आपको नहीं पता कि क्या क्या पढ़ना है। तो अगर सिंपल आप सिर्फ बोल दिया जाए आपको कि हाँ ये चीज़ नहीं पढ़नी, तो ठीक है, आप पहले से जान रहे हो उसको कि नहीं, मतलब आप पढ़ा ही नहीं है उसको। ठीक है, आप पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे समझेंगे? तो हम सॉल्यूशन उसका ये निकाला है कि आपको एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर बता रहे हैं और टॉपिक बता रहे हैं कि इस पेज नंबर में ये टॉपिक, आप करना कुछ नहीं है, एनसीईआरटी बुक खोलनी है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, एक पेंसिल लेना है अपने हाथ में और छोटा सा क्रॉस का निशान बना देना है उस टॉपिक पे जिस टॉपिक का अभी हम नाम लेंगे। जैसे फर्स्ट की ही बात करें, जो फर्स्ट आपका चैप्टर था वो फिज़िकल वर्ल्ड था। 11th का एनसीईआरटी खोलिएगा तो फिज़िकल वर्ल्ड में क्या पढ़ना है आपको, वो सिंपल जो चैप्टर है वो सिर्फ चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन टाइप का चैप्टर है, फिज़िक्स क्या होता है। उसमें आपको एक टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 2 पर, स्कोर एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स। उस टॉपिक को पूरा छोड़ दीजिएगा। फिर एक टॉपिक मिलेगा पेज नंबर 5 में, फिज़िक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। उस टॉपिक पे भी निशान लगा दीजिए, नहीं पढ़ना। नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज पेज नंबर 10 पे मिलेगा आपको, उसको भी आप छोड़ दीजिएगा। ये 3 टॉपिक छोड़ दीजिएगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने जाएगा। जो चैप्टर नंबर 2 आपका होगा वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आप बुक खोल के देखिएगा तब उस चैप्टर में से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटाया नहीं गया, वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, उसमें से कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। और ये सही भी है, क्योंकि यूनिट एंड मेजर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके 11th के लिए, वो एक बेस बनाएगा आगे की पढ़ाई के लिए। इस वजह से उस चैप्टर में से कोई भी चीज़ निकाली भी नहीं है। थर्ड चैप्टर में आते हैं तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। याद कीजिए 9th क्लास में आपने पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था,
वो ग्राफ वाला पोर्शन सिर्फ हटा हुआ है। याद रखिएगा उस चैप्टर में वो ग्राफ वाला पोर्शन आपको 41 से लेके 44 के बीच में मिल जाएगा पेज नंबर। याद रखिएगा, देखिए आप फोर्स पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सिर्फ ग्राफ वाला पोर्शन हटाया गया है, ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी चीज़ उसमें नहीं हटाई गई। जितना न्यूमेरिकल्स आएगा वो सारे न्यूमेरिकल्स आएगा। जो मोशन के इक्वेशंस थे 3 v = u + at वाले, वो 3 इक्वेशंस आएंगे, उससे न्यूमेरिकल भी आएगा, सिर्फ ग्राफ आपको छोड़ा गया है, याद रखिएगा। एक और टॉपिक आपको पढ़ना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि हटा दिया गया है, पेज नंबर 40 में मिल जाएगा आपको। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हटाया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इस चीज़ को आप नहीं पढ़िएगा तो ये आपके साथ बहुत बड़ी बेईमानी हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा समझाने में। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के मत चलिएगा, भले ही सिलेबस में आपके नहीं है, लेकिन आगे पढ़ाई करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम भी वीडियो जो बनाएंगे उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में 10 मिनट बता ही के चलेंगे आगे। चैप्टर नंबर 4 जो आपका है, उसमें आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो हटाया गया है, फुल पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 क्या था आपका, तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो क्योंकि नई चीज़ है, वो नई चीज़ आपको सीखना ज़रूरी है, तो इस वजह से उसमें से कुछ नहीं हटाया हुआ है। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 5 है क्या, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का नाम होगा। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो चैप्टर आप 9th में पढ़ चुके हैं। आप जान रहे हैं कि फोर्स क्या होता है, फोर्स के लॉज होते हैं, न्यूटन ने दिए हुए हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो आपको ये 3 लॉ हटा दिया गया है। हटाया बस इसलिए गया है क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इसको आप छोड़ दीजिएगा पूरी तरीके से, क्योंकि इसको अगर आप छोड़ दीजिएगा तो आगे के न्यूमेरिकल्स, इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले। तो ये हटाने का मकसद बस इतना है क्योंकि आप 9th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक और टॉपिक है इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, मोमेंटम, इम्पल्स। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी पेज नंबर 89 से लेकर 98 के बीच में, एक लाइन से सारी चीज़ें। तो ये जो 10 पेज हटाया गया है, ये 10 पेज सिर्फ इसलिए हटाया गया है क्योंकि ये आप पहले पढ़ चुके हैं। CBSE वालों ने ये सोचा है कि बच्चा पढ़ चुका है 9th में, तो दोबारा यहाँ ना पढ़े। तो ऐसा नहीं है कि इसका नॉलेज नहीं होना चाहिए आपके पास। अब अगर न्यूटन के लॉज नहीं मालूम होंगे तो आगे इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं बनने वाले। तो हम वीडियो भी बनाएंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे के ही चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 9th का रिवाइज करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। खैर, इसी चैप्टर में आपको आगे फ्रिक्शन मिलेगा, तो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स बनाइएगा ही, वहाँ फंस जाइएगा अगर आपको न्यूटन्स के लॉज नहीं पता होंगे। तो बेटर ये होगा कि हल्का सा रिवीजन करके आगे बढ़ा जाए। चैप्टर नंबर 6 में कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो हटाया हुआ है, वो वर्क, एनर्जी, पावर वाला चैप्टर होगा। उसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नहीं पढ़नी, फुल चैप्टर पढ़नी है। चैप्टर नंबर 7 की बात करें तो रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब देखिए, हम कहा था ना, वीडियो स्टार्ट करते वक्त हम कहा था कि वही सारी चीज़ें हटाई गई हैं जिसको हटाने से चैप्टर पे इफेक्ट ना पड़े। ये बेस्ट एग्जांपल है उसका। चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा रोटेशन मोशन, तो रोटेशन मोशन पूरा पढ़ लीजिएगा। लास्ट का एक टॉपिक है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब अगर ये चीज़ ना पढ़ें आप तो आपको रोटेशन मोशन ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ये एप्लीकेशन की चीज़ है। पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस ये एप्लीकेशन की चीज़ है। इस वजह से उस पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट जो होगा वो आपको मिल चुका होगा। इस वजह से एप्लीकेशन वाले पार्ट को सिर्फ हटा दिया है CBSE ने। बहुत दिमाग लगाया है यार बनाने में। 164 से लेके 168 तक, ठीक है, पेज नंबर 164 से 168 तक में आपको मिल जाएगा पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। चैप्टर में 8 की बात करें तो 8 में आपको ग्रेविटेशन पढ़ना है। ग्रेविटेशन, ठीक है, सही है, 9th में पढ़ चुके हैं। 9th में एक और चीज़ पढ़ी थी, केपलर्स लॉ। अगर याद नहीं है तो NCERT खोलिए 9th क्लास का जाकर के, फर्स्ट पेज में ही होगा केपलर्स लॉ, पूरा होगा केपलर्स प्लैनेटरी लॉ, 3 लॉज वहाँ पे होंगे। तो वो सेक्शन यहाँ पे हटा दिया गया है फिर से, इस वजह से ही हटाया गया है क्योंकि 9th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये अगर ना भी पढ़िएगा 11th में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ग्रेविटेशन के सारे सवाल बन जाएंगे बिना केपलर्स लॉ के भी, कोई दिक्कत नहीं। केपलर्स लॉ आपको मिल जाएगा पेज नंबर 189 से 191 के बीच, ठीक है।
उसके बाद एक और चीज़ हटाई गई है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी, 9.8 होता है ना वो, उसको वो आपको मिल जाएगा 189 से 191 के बीच में ग्रेविटेशन चैप्टर में। जो ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड पार्ट जैसे ही स्टार्ट होगा तो वहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें जो नहीं पढ़नी। 9th चैप्टर में सबसे पहली चीज़ है इलास्टिक बिहेवियर, ठीक है, आपको इलास्टिक बिहेवियर नहीं पढ़ना है इस साल। पेज नंबर बता दें तो 232, ठीक है। उसके बाद शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं पढ़ना है आपको। 3 मॉडुलस होते हैं, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस। उसमें से यंग्स पढ़ना है, बल्क पढ़ना है, शेयर को हटा दिया गया, तो शेयर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 238 में। इसके बाद पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी भी हटाया गया है। तो पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, वो सिर्फ 2 से 3 लाइन की ही चीज़ें हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चैप्टर नंबर 10 में कुछ भी नहीं हटाया हुआ है, फ्लूइड होगा वहाँ पर। वो फ्लूइड क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आप अभी तक फ्लूइड के बारे में कुछ भी नहीं जानते, इस वजह से फ्लूइड को टच भी नहीं किया गया। वो पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, याद रखिएगा। चैप्टर में 11 की बात करें तो उसमें आपको सबसे पहला टॉपिक ही मिलेगा हीट एंड टेम्परेचर। तो हीट के बारे में आप जान रहे हैं क्या होता है, टेम्परेचर के बारे में उसमें बस इतना ही लिखा हुआ है कि टेम्परेचर इज़ द मेजरिंग स्केल ऑफ हीट, और सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन के बारे में समझाया हुआ है। वो पोर्शन हटा दिया गया है। पेज नंबर 274 होगा आपके एनसीईआरटी पार्ट 2 का। उसके बाद उसमें हीट ट्रांसफ़र हटाया गया है, जो आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन टॉपिक था। याद कीजिए 8th क्लास में पढ़ा है कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। इसलिए हटाया हुआ है क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, आपको नॉलेज है इस चीज़ का, इसलिए हटाया हुआ है। पेज नंबर 286 से लेकर के 290 के बीच में आपको ये 3 टॉपिक मिल जाएंगे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, इस वजह से हटाया गया। और कुछ ही चीज़ें ऐसे हैं जो कि आप एप्लीकेशंस हैं, ना पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर में 12 की बात करें अगर, तो हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर, फिर से एप्लीकेशन वाली बात। देखिए उस चैप्टर में पूरा फुल आपको थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है। लास्ट में एक टॉपिक मिलेगा, हीट पंप मिलेगा, हीट इंजन मिलेगा, रेफ्रिजरेटर मिलेगा, तो उसको ना भी पढ़िएगा तो कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली। पेज नंबर नोट कीजिए तो 308 में आपको मिल जाएगा वो टॉपिक। चैप्टर नंबर 13 को छूना भी नहीं है, चैप्टर नंबर 14 को छूना भी नहीं है, वो फुल चैप्टर पढ़ना है आपको, उसको हटाया नहीं गया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 में आते हैं। तो 15 में आपको बेसिकली वेव्स के बारे में पढ़ना था। उसमें कुछ चीज़ें जैसे फंडामेंटल मोड और हार्मोनिक मोड, ठीक है, ये 2 मोड्स पढ़ने, तो वो है ही कितना, वो मुश्किल से 1 पेज में है। पेज नंबर 377 में होगा। उसके बाद एक और चीज़ हटाई गई है, डॉपलर इफ़ेक्ट। तो डॉपलर इफ़ेक्ट भी एप्लीकेशन है, उसको भी अगर ना पढ़िए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने जा रहा है। डॉपलर इफ़ेक्ट मिलेगा आपको पेज नंबर 381 में। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ नहीं करना है, बस एनसीईआरटी बुक खोलना है, उसके बाद एक छोटा सा क्रॉस लगा देना है ताकि आपको याद रहे कि ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। और जो भी वीडियोस बनते रहेंगे यहाँ पर, इन सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा, और जो भी वीडियोस बनेंगे तो हम बताते भी चलेंगे कि हाँ भैया इस चैप्टर में देखो ये चीज़ हम छोड़ा है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था। तो ध्यान दीजिएगा इन सब बातों का, घर पे रहिए और सेफ रहिए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं 12th के सिलेबस की तरफ। 12th के सिलेबस में भी सेम वही काम किया गया है जो 11th के साथ किया गया है। आपको सिर्फ एप्लीकेशंस हटाए गए हैं या उन टॉपिक्स को ही हटाया गया है जिससे आपके चैप्टर पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहला जो चैप्टर है उसमें यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, जो हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है, वो पढ़ा चुके हैं, तो उतना पोर्शन हटा दीजिएगा, मत पढ़िएगा भैया। पेज नंबर अगर एनसीईआरटी का नोट करना है तो नोट करना होगा पेज नंबर 39। देखिएगा तो ये जो टॉपिक है होगा आपको चैप्टर के सबसे लास्ट में ही मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट के टॉपिक वो एप्लीकेशंस वाले ही पोर्शन होते हैं। देखिए ना, इस चैप्टर में आपको गॉस थ्योरम पढ़ना था, इस चैप्टर में आपको डाइपोल पढ़ना था, तो उन सब चीज़ों पे इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चैप्टर में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ख़ास करके सीबीएसई वालों के लिए। लास्ट की चीज़ें जैसे ही आपको यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल के साथ ही हम बताया था सॉलिड शेल वाला और एक रॉड वाला, वो सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। सेकंड चैप्टर को छूना भी नहीं है। सेकंड चैप्टर आपको पूरा का पूरा पढ़ना है जिसमें पोटेंशियल और कैपेसिटर की बात है।
क्योंकि कैपेसिटर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इस वजह से कैपेसिटर को टच नहीं किया गया है। तो सेकंड चैप्टर फुल आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर की बात करें तो थर्ड चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा चैप्टर का नाम, और उसमें भी देखिएगा अगर तो चैप्टर स्टार्ट होता है वही ओम्स लॉ से ही, वहीं से आगे बढ़ेगा मामला। और रेसिस्टेंस की जब बात करेंगे तो एक नया टाइप का रेसिस्टेंस पढ़ना था आपको, जो कि एक्चुअली कार्बन रेसिस्टेंस था। बेसिकली रेसिस्टेंस जो होता है वो कार्बन बेस्ड होता है, ठीक है। वो जब चैप्टर में आएंगे तब अच्छे से हम समझाएंगे। उस चीज़ को हटा दिया गया और कलर कोडिंग को हटा दिया गया। तो कलर कोडिंग पहले भी बिहार बोर्ड में सवाल ज़्यादा नहीं आता था। पिछले साल एक सवाल आया है कलर कोडिंग से, जो कि पहली बार आया था, और सीबीएसई वाला तो पूछता रहता है कलर कोडिंग से, लेकिन अब नहीं पूछेगा। और ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि एक पेज मुश्किल से एक पेज में होगा ये कलर कोडिंग और कार्बन रेसिस्टर, जो कि पेज नंबर आपको होगा 102 102 में आपको ये मिल जाएगा। एक छोटा सा क्रॉस का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन। तो पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन आप 10th में पढ़ चुके हैं, है ना। किसका कम्बिनेशन की बात कर रहे हैं हम? रेसिस्टर वाला आप पढ़ चुके हैं वहाँ पर 10th क्लास में। तो ऐसा नहीं है, देखिए अब यहाँ पेज है, यहाँ एक पेज ये है कि सीबीएसई वाला ये देखा कि भैया आप ये पढ़ चुके हैं 10th में। तो अगर आप ये 10th में पढ़ चुके हैं तो यू हैव नॉलेज अबाउट दिस। आपको पता है कि सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सीरीज़ पैरेलल के साथ ही बनेंगी। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं आता है। तो सीरीज़ पे जैसे मान लीजिए इसमें एनर्जी निकालना है, ठीक है, कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पावर क्या होगा, तो जो सर्किट आपको मिलेगा वो सर्किट एक रेसिस्टर का तो होगा नहीं, उसमें बहुत सारे रेसिस्टर्स होंगे। तो सीरीज़ पैरेलल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तब तो उसको आप सॉल्व करके इक्विवेलेंट निकालिएगा, तब तो पावर निकालिएगा, तब तो एनर्जी उसकी निकालिएगा। तो इस वजह से सीरीज़ पैरेलल को आप छोड़ नहीं सकते। भले पढ़ना नहीं है, सीरीज़ पैरेलल से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ मिक्स करके क्वेश्चन ज़रूर दे सकता है, क्योंकि 10th में आप पढ़ चुके हैं उस चीज़ को। वो तो ये देख रहा है कि आप पढ़ चुके हैं। पेज नंबर नोट कीजिएगा तो 107 से लेकर के 109 के बीच में सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन को बताया गया है, तो एक बार वहाँ नोट कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 4 की अगर बात करें तो बस वही बात हो गई एप्लीकेशन वाली। फुल चैप्टर पूरा पढ़ लिया आपने। लास्ट में एक टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन इज़ बेसिकली अ डिवाइस, जैसे मोटर और जनरेटर था ना 10th क्लास में, एकदम सेम उसी तरीके से। तो फुल चैप्टर का नॉलेज आपने ले लिया, लेकिन साइक्लोट्रॉन अगर ना भी पढ़ा तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। इस वजह से साइक्लोट्रॉन जो होगा वो पेज नंबर 140 में होगा, उसको आपको नहीं पढ़ना है इस साल। उसके बाद देखिए आगे चैप्टर नंबर 5 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में देखिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल या बार मैग्नेट अलोंग एक्सिस एंड परपेंडिकुलर ऑफ द एक्सिस। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आपने एक्सियल पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट पढ़ा था डाइपोल का। तो मैग्नेट में डाइपोल नहीं होता है, मैग्नेट में बार मैग्नेट होता है। बार मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल कहा जाता है। तो जैसा यहाँ पर आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकाला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सेकंड चैप्टर में पोटेंशियल की वैल्यू, सेम उसी तरीके से 5वें चैप्टर में भी आपको निकालना था। 2 फॉर्मूला वैसे ही आता, एक एक्सिस के लिए आता, एक परपेंडिकुलर के लिए आता। तो वो टॉपिक को हटा दिया गया है, ठीक है। और हटाने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये समझना भी आसान था, क्योंकि जो हम लोग पढ़ चुके हैं डाइपोल में सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करना था। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पेज नंबर नोट कीजिए 176 में ये टॉपिक मिलेगा आपको। उसके बाद टॉर्क निकाला था डाइपोल पर। अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके जाते हैं तो टॉर्क लगता है उस पर, है ना। तो सेम यहाँ पर भी बार मैग्नेट में भी टॉर्क लगता, ठीक है। सेम यहाँ पर भी बार मैग्नेट में टॉर्क लगता अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता तब। उस टॉपिक को भी यहाँ पे हटा दिया गया है। पेज नंबर है 177, ठीक है, मत पढ़िएगा। इसके बाद एक चीज़ और थी, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, डाईमैग्नेटिक क्या होता है, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था खास के सीबीएसई वालों के लिए। और इसमें आगे जाके एक और टॉपिक था हिस्टैरिसीस लूप, जो कि सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों ही बोर्ड बहुत बार पूछे। तो इस टॉपिक को हटा दिया गया है। हाँ, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है कि चलो ये एक नई चीज़ थी, इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसको हटा दिया गया। तो पेज नंबर नोट कीजिएगा 191 में ये चीज़ आपको मिल जाएगा।
उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड फैक्टर इफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। तो चैप्टर का सबसे लास्ट पेज है 195, वो भी आपको नहीं पढ़ना। उसके बाद परमानेंट मैग्नेट भी उसी पेज में आपको मिल जाएगा, पेज नंबर 196 में मिल जाएगा, वो भी आपको नहीं पढ़ना। तो बेसिकली चैप्टर नंबर 5 का लोड बहुत ज़्यादा कम कर दिया इन्होंने इस चैप्टर में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे फैराडेज लॉ, EMI वगैरह इस चैप्टर में आएगा। और चैप्टर नंबर 6 जो होगा उसको छुआ नहीं गया है, उसमें से कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है, वो फुल चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 7 आपका AC करंट होगा। ये एकदम इंटायरली न्यू चैप्टर था आपके लिए, आप नहीं पढ़ा है कभी भी कि AC क्या होता है, उसको कैसे समझते हैं। तो इस चैप्टर में से बहुत ही छोटा सा पोर्शन हटाया गया है जो था पावर फैक्टर और वाटलेस करंट। ये दो चीज़ें हटा दी गई हैं, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं थी, मुश्किल से 1 या 2 पेज में ही है NCERT में। तो समझिए कि इस चैप्टर में से लगभग कुछ नहीं हटाया गया है, सिर्फ इन दो चीज़ों को छोड़ करके, जो कि बहुत आसान चीज़ें थी। पेज नंबर नोट कीजिएगा तो 252 में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 जो है वो बहुत छोटा सा चैप्टर था आपके लिए। बिहार बोर्ड इससे क्वेश्चन जो भी पूछता है वो MCQ में 1 नंबर या 2 नंबर का, और CBSE हमेशा इससे 1 नंबर का ही क्वेश्चन पूछता है। अब इस चैप्टर में से जो एक टॉपिक हटाया गया है, बेसिक आइडियाज़ ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट हटाया गया है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, तो वो चैप्टर खोलिएगा, पहले पेज में ही मिल जाएगा 270 में आपको। उस टॉपिक को बस हटा दिया गया है। उसके बाद जो है मेन आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टार्ट होता है, तो उस चीज़ को टच नहीं किया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा पढ़ना है आपको, सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट में बेसिक आइडिया था डिस्प्लेसमेंट करंट का, वो हटा दिया गया है। अब ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया बुक का। सेकंड पार्ट की बात करें तो उसमें ऑप्टिक्स पढ़ना है आपको स्टार्टिंग में, जिसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों होंगे। अब देखिए इसमें क्या क्या हटाया गया है, तो इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हटा दिया गया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, मिरर फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें आप ऑप्टिक्स में पढ़ चुके हैं क्लास 10th में, है ना। स्टार्ट ऐसे ही होता है ना, रिफ्लेक्शन था, रिफ्लेक्शन के रूल्स थे, उसके बाद फिर उसमें मिरर फॉर्मूला आया था, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। फिर उसमें आपने 10th क्लास में बहुत सारे रेज पढ़े थे कि अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे होगा तो कहाँ बनेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हटा दी गई हैं। फिर से बच्चों वही बात हो गई कि ये सारी चीज़ें आप 10th में पढ़े हुए हैं इसलिए हटाया गया। ऐसा नहीं कि इस चैप्टर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 टॉपिक्स को मिला करके क्वेश्चन बनाया जाता है, जैसे एक लेंस होगा, एक मिरर होगा, एक ही क्वेश्चन में लेंस भी है, मिरर भी है, साथ में है। तो जब तक आप मिरर फॉर्मूला को नहीं जानेंगे सवाल नहीं बनने वाला। तो ये सारी चीज़ें हटाई ज़रूर गई हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, स्फेरिकल मिरर हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया, हटाया ज़रूर गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए हटाया गया है क्योंकि आपको पहले से मालूम है। पेज नंबर नोट कीजिएगा तो 310 से 315 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट याद कीजिए, आपने 10th में पढ़ा है स्काई ब्लू क्यों होता है, सूरज डूबते हुए और राइज करते हुए रेड कलर का क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीज़ें भी हटा दी गई हैं। पेज नंबर 335 में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, साथ में पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज लाइट, ब्रेस्टर्स लॉ और यूज़ ऑफ पोलराइज लाइट एंड पोलराइज। तो ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा, ऑप्टिक्स में ही, वेव ऑप्टिक्स में मिलेगा, जो कि चैप्टर नंबर 10 होगा बेसिकली। उस चैप्टर का पेज नंबर नोट कीजिएगा तो 372 से लेकर के 381 इतनी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। उसमें जो जो टॉपिक आएगा वो आपको नहीं पढ़ना है। उसमें पोलराइजेशन होगा। देखिए वेव ऑप्टिक्स में 3-4 चीज़ें पढ़नी है। पोलराइजेशन पढ़ना है, इंटरफ्रेंस पढ़ना है, डिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो डिफ्रैक्शन को नहीं हटाया गया है, इंटरफ्रेंस को नहीं हटाया गया है, याद रखिए सिर्फ पोलराइजेशन को ही हटाया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो चैप्टर नंबर 11 देखिएगा तो 11 में आपको डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ना है। तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर में फुल चैप्टर पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे लास्ट पेज में एक छोटा सा टॉपिक होगा डायविशन और जर्मन एक्सपेरिमेंट। तो वो टॉपिक आपको 403 पेज नंबर पे मिलेगा, 403 पर, जिसको आपको नहीं पढ़ना है। फिर से अगेन वही चीज़ है, एप्लीकेशन है।
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, फुल नॉलेज हो जाएगा चैप्टर का। इस चीज़ को अगर हटा भी दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आपको नहीं छोड़ना है, उसमें पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ज़रूरी है, एक भी चीज़ हटाई नहीं गई है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो उसमें रेडियो एक्टिविटी हटा दिया गया है। याद कीजिए, रेडियो एक्टिविटी एक बार 9th क्लास में भी आप थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। हाँ, वहाँ पे लॉ नहीं पढ़ा था कि रेडियो एक्टिविटी का लॉ क्या होता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था वहाँ पर कि मीन लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होता है। याद कीजिए, कार्बन डिके पढ़ा था वहाँ पर। उन सारे टॉपिक्स को यहाँ पर हटा दिया गया है। अगेन सिर्फ इसलिए हटाया गया है क्योंकि आपको पता है। और पेज नंबर नोट कीजिएगा तो रेडियो एक्टिविटी आपको मिल जाएगा 446 पर। अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी 449 से 451 पर। रेडियो एक्टिव डिके लॉ जो है, एक लॉ होगा वहाँ पर, वो लॉ मिलेगा 446 में। हाफ लाइफ और मीन लाइफ भी आपको 448 पेज नंबर पे मिल जाएगा। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हटाया है। इस चीज़ को देख करके हम शॉक हो गए, ये हटाना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लॉन्स एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपके लिए। अगर टाइम मिलेगा हमको तो इस टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, इस टॉपिक को हम ज़रूर बताएंगे। ठीक है, पेज नंबर है आपका 442। बाकी इस चैप्टर का बोझ बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा इतनी चीज़ों को हटाने से। मुश्किल से ये चैप्टर आपका 40% ही बचेगा। देखिए, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है वो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होगा। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पहले ही सीबीएसई वालों ने ट्रांजिस्टर से और लॉजिक गेट को हटा दिया था। पिछले साल के ही नोटिफिकेशन में था कि ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट नहीं पढ़ना है आपको, तो पहले से ही इस चैप्टर को आधा कर चुका था सीबीएसई। इस साल और क्या किया है, इसमें जेनर डायोड आपको पढ़ना था। एक डायोड होता है स्पेशल टाइप का, 3-4 वहाँ पढ़ने हैं। 3-4 में से सबसे इम्पॉर्टेंट वाला था जेनर डायोड, और जेनर डायोड को हटा दिया गया है इस साल। और जेनर डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ, ठीक है, उसके ग्राफ को भी हटा दिया गया है। पेज नंबर आपको मिल जाएगा ये 485 से लेकर के 486 में। ठीक है, इसके बाद आप एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर देखिएगा तो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी सीबीएसई वालों ने हटा दिया है। तो बेसिकली आपका जो सिलेबस पहले था पिछले साल तक वो जेनर डायोड तक था, लेकिन अब जेनर डायोड को भी हटा दिया गया है। तो इस चैप्टर में बेसिकली मुश्किल से 40% चीज़ ही बची हुई है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात यहाँ बताने जा रहे हैं। अब बिहार बोर्ड वालों को क्या करना है, सीबीएसई वालों को तो हम बता दिया कि जेनर डायोड तक था पहले, लेकिन अब जेनर डायोड भी नहीं है, तो उससे पहले तक। ठीक है, लेकिन बिहार बोर्ड वालों के लिए जो सिलेबस है वो जेनर डायोड था पिछले साल भी। जेनर डायोड के जस्ट बाद उस चैप्टर में लॉजिक गेट्स को समझाया गया है, तो लॉजिक गेट भी था। ठीक है, और कम्युनिकेशन सिस्टम भी था। ठीक है, तो अब तक जब तक बिहार बोर्ड का फुल नोटिफिकेशन ऑफिशियल नहीं आता है तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो सकता है कि बिहार बोर्ड कम्युनिकेशन सिस्टम को ना भी हटाए या लॉजिक गेट को ना भी हटाए, लेकिन मेरा मानना यही है कि बिहार बोर्ड का नोटिफिकेशन जैसे ही आता है तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी और बिहार बोर्ड के लिए भी सिलेबस लगभग सेम यही रहेगा। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, हम हैं आप लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस आते रहेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस वीडियोस बनते रहेंगे। वीडियोस बनाते समय भी हम ये याद दिला देंगे कि देखिए ये चैप्टर आपको, ये टॉपिक आपको इस चैप्टर में दिखाई देगा ज़रूर, लेकिन ये सिलेबस में नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए।